नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवगुरु टॉक शो। और आज मैं कहना चाहूंगा, नारी नहीं है निर्बल, नारी ही बल का रूप है, नारी ही दुर्गा ही है, नारी चंडी का स्वरूप है। और जिस देश में नारी सशक्तिकरण को महत्व नहीं दिया जाता, वह देश कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकता। और नारी की सशक्तिकरण पर अगर हम लोग ध्यान दें, तभी 2047 में हम विकसित राष्ट्र कहलाएंगे। और इसी कड़ी को जोड़ते हुए हमारे बीच एक ऐसी महिला जो कि नारी सशक्तिकरण की एक अच्छी उदाहरण है, और वो हमारे बीच हैं। एक शिक्षिका है, समाज सेवी है, जो लंबे समय से नारी उत्थान के लिए कार्य कर रही हैं, और एक लेखिका भी है। तो आइए हम उनसे मिलाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच हैं केकी मैडम जी, आपका स्वागत है नवगुरु टॉक शो में। स्वागत है मैम। चलिए, आप लोगों को सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस नवगुरु टॉक शो में आमंत्रित किया। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने शहर में आप लोग के माध्यम से एक बढ़िया संदेशात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं बार बार आप दोनों को धन्यवाद देती हूँ। आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने समय निकालकर इस कार्यक्रम में हिस्सा ली। और मैम, आपके बारे में जैसा मुझे मालूम है कि आप एक शिक्षिका हैं, साथ ही बहुत लंबे समय से पंचशील एक नारी के लिए उत्थान के लिए कार्य करते आ रही है। आप इन दोनों कार्यों को करने में कभी परेशानी या समस्या आती है? अच्छा, ठीक है, परेशानियों से ही आपने किया तो नवनीत जी, परेशानियां तो हर कदम कदम पे होती है। बिना परेशानियों का कोई कार्य करने में, कोई काम करने में मजा भी नहीं आता है। और सबसे पहले आपने पंचशील का ही नाम लिया, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये हम लगभग ये हमारी संस्था है जो महिलाओं का उत्थान नहीं कहेंगे, महिलाओं के माध्यम से समाज का उत्थान हम कैसे करें, हम लोग की ये कोशिश बनी रहती है। और समस्याएं तो कदम कदम पे आती हैं, और समस्याओं से जूझकर और उन्हें हटाकर के काम करने में अपना अलग आनंद आता है। और पहला ही सवाल आपने अच्छा पूछा है, तो मैं यहीं से कहूंगी कि जो एक बच्चे जानते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो कोशिश मैं करती हूँ, और कदम कदम पे जो परेशानियां होती हैं, यूं कहें कि घर से लेकर बाहर तक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी उसमें चूंकि मेरी बहुत सारी महिला दोस्त उससे जुड़ी हुई है, और मेरा वो उनका सबका साहचर्य साथ अच्छा, बहुत पॉजिटिव रूप में मुझे मिलता रहता है। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं परेशानियों से डर जाऊं, पीछे हट जाऊं, सोसाइटी के लिए कुछ करूं नहीं, खुद के लिए कुछ करूं नहीं। और उन सब का साथ संबल पाते हुए मैं परेशानियों को भूल जाती हूँ। बहुत बड़ी बातें आपने की है। और परेशानियां तो सही में बहुत सारी चलने पर आती ही हैं, और जो सफर है आपका वो ऐसे ही चलता रहे, और आप और आगे और महिलाओं के लिए और समाज के लिए कार्य करती रहे, यही शुभकामनाएं हैं। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू मैडम। आप बरसों से महिलाओं के समर्थन में कार्य करती आ रही है, महिलाओं की रक्षा के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। आखिर कोई तो ऐसी घटना होगी जिससे लगा कि मुझे महिलाओं के लिए खड़ा होना चाहिए, महिलाओं के हक के लिए खड़ा होना चाहिए। घटना तो घटना ही, मतलब घटना नाम से थोड़ा सा डर लगता है। हाँ, लेकिन ये मेरे साथ घटना नहीं, मेरे जैसी जितनी महिलाएं समाज के साथ आती हैं, तो उनको घटना से रूबरू होना पड़ता है। और मैं सोचती हूँ कि वह उस घटना की शुरुआत सबसे पहले अपने ही घर से होती है। जी, आपको लोग रोकेंगे, 10 सवाल पूछेंगे, अगर कहीं जाना है
तो मुझे वो भी घटना ही लगती है कि पूछना पड़ेगा कि मुझे फलाने जगह जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है। ये सवाल पर सवाल हमारी नजर में एक घटना है, और ये यहाँ से जब शुरुआत होती है तो हमें प्रमाण देना पड़ता है कि मैं बाहर गई किसी काम के लिए, तो मैंने उस काम को कैसा काम क्या करके आई, नहीं तो तुम्हारा वक्त बर्बाद हो रहा है। तो ये चीज जब होती है फिर बाहर निकलिए, तो बाहर मैं निकलती हूँ समाज को कुछ देने के लिए, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं समाज को की सेवा करने जा रही हूँ, तो समाज उसे ले रहा है कि नहीं ले रहा है, समाज उसे लेता है कि नहीं लेता है, मुझे यह भी तो सोचना है मैं किस तरह का काम करूं। तो मैं जो काम करती हूँ, मैं आपको ये बताऊं कि कुछ देने, गिव एंड टेक वाली चीजें नहीं है कि मैं समाज को कुछ दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ जितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उन सब महिलाओं के माध्यम से भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले मैं उनको मानसिक रूप से डेवलप करूं। मानसिक रूप से डेवलप करने में हो जाने के बाद उन्हें घर से लड़ना आ जाता है। लड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो फाइटिंग वाली लड़ाई, हमें अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई, हमें अपनी आजादी की लड़ाई, हमें अपने स्वाभिमान की लड़ाई कैसे करेंगे वो सीख जाती है महिलाएं। और उसके बाद उनके अंदर जितने गुण हैं, महिलाओं के अंदर तो वो गुणों की खान होती है, अपने को पहचानती हैं, पहचानने लगती हैं, और तब जाकर के समाज के अंदर जिनके अंदर जो जैसा गुण है, चाहे वो साहित्य में हो, चाहे वो संस्कृति में हो, या चाहे कला में हो, चाहे एक वो सिलाई ही क्यों नहीं करती है, वो अचार पापड़ ही क्यों नहीं बनाए, वो सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश करती है। और मैं ये चाहती हूँ कि हर महिलाएं आज आत्मनिर्भर बने, और उस स्वाभिमान के साथ, उसके साथ स्वाभिमान के साथ अपने घर में भी कुछ मदद करिए, अपने बच्चों को मदद कीजिए, साथ साथ सबसे पहले खुद की मदद कीजिए, और स्वाभिमान के साथ जीवन जीने की कला को सीखिए। बस मेरी ये कोशिश रहती है। यानी इधर 10 वर्षों में देखा जाए तो सच में ये सब बदलाव आ गए, महिला आत्मनिर्भर बन रही है, अपने कार्य क्षेत्र में अव्वल आ रही है, आगे बढ़ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं आप लोग जैसे के द्वारा ही यह जागरूकता समाज में फैली है, और इस जागरूकता के कारण बहुत सारी महिलाएं सबल हो रही है और अपने क्षेत्रों में बेहतर कार्य करके अपने आप को साबित भी कर रही है। तो इस तरीके का कार्य आपके द्वारा, आपके संगठन के द्वारा जरूर होते रहना चाहिए। और मैडम, अभी मैं देखूं तो भारत पर एक आतंकवादी हमला हुआ और पत्नी के सामने में उनका सिंदूर उजाड़ा गया, और प्रतिकार के रूप में हमारी सेना ने सोर्स दिखाते हुए उन पर एक हमला करते हुए एक आतंकवादियों को नष्ट करने का प्रयास किया गया। लेकिन इसमें आप एक चीज और देखेंगे कि विंग कमांडर महिला ही उनको बैठाया गया, बेउनका सिंह और सोफिया कुरैशी जी को वहां पे बैठाया गया। आखिर सरकार और वो महिलाएं क्या संदेश देना चाहती थी और क्या इससे निकल कर आया सामने इस पूरी घटना के बाद, इसके बारे में आप बताइए। मुझे पता था कि आप लोग इस सवाल को जरूर रखेंगे मेरे सामने में, लेकिन जरूरी भी है क्योंकि आज जो देश पर संकट आया उसके लिए सबसे पहले जो मौजूदा सरकार, मैं उनको इतने अच्छे रणनीति के तहत और इतने अच्छे फैसला लेकर के कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर बेउनिका सिंह को जो सिलेक्शन किया गया, तो कितने सोच समझ करके सरकार ने उनका सिलेक्शन करते हुए आज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी मंचों पर नारी सशक्तिकरण की परचम को लहराया। बिल्कुल। और ये बताया कि इसके लिए तो मैं बार बार सैल्यूट करूंगी सरकार को कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का नाम देते हुए उसके प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग ब्रीफिंग के लिए इन दोनों सैन्य अधिकारियों को का सिलेक्शन किया, उनका चुना। अब आप देखिए
कि हमारा जो देश है, जो सेकुलर कंट्री है, तो कितना बढ़िया देश ने एक धार्मिक एकता का परिचय दिया। जी जी साथ ही नारी सशक्तिकरण के रूप में दोनों अधिकारियों को भेज करके ये दिखाया ना कि नारी शक्ति क्या चीज है। हाँ, और उसके बदौलत सारा देश ने स्वीकारा भी। जी जी उनका जितना अच्छा भाषण, उनका जो जज्बा के साथ देश के लिए जो दोनों अधिकारियों ने काम किया, तो और इतना भावनात्मक मिशन सिंदूर नाम कि देश का केवल स्त्रियां ही नहीं, एक एक पुरुष बच्चा सब उससे भावनात्मक रूप से जुड़ गए और सबने साथ दिया। सबने देश की दोनों महिला अधिकारियों को सैल्यूट किया और इन दोनों ने आज इन दोनों की जो शक्ति है, नारी शक्ति, पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे स्वीकारा गया। तो मैं सैल्यूट करती हूँ, बार बार कहूंगी कि हमारे सरकार ने बहुत अच्छी पहल लेते हुए आज पूरे देश को सुरक्षित किया और हम आज सुरक्षित होकर के देश में एकता के सूत्र में बंध करके हम बता दिए कि कहीं से भी हम ये नहीं बताएंगे कि आप इस धर्म से हो, आप इस धर्म से हो। इवन कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर के हम लोग एक होकर देश पर आए हुए संकट से हमने सामना किए और आज देश को सुरक्षित बचा लिया। और उसमें महिलाओं को आगे रखकर ये दर्शाया गया कि हम निर्बल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज बिल्कुल कहीं से भी नहीं कि एक जो सेना के क्षेत्र में भी जी महिलाएं क्या काम कर रही हैं, ये सबको नहीं जानकारी, सबको जानकारी नहीं थी। आज हम लोग बैठते हैं, आज मैं टीचर हूँ तो स्कूल में डेली 40-50 शिक्षकों के बीच में बैठे, या अपने संगठन में बैठो या अपने फैमिली में बैठो, सब जगह इसकी चर्चा हो रही है। जी टीवी, दूरदर्शन वगैरह ये चीज अपनी जगह पे है, वो तो अपने प्रोफेशनल चीजों को, न्यूज को, सबको दिखा रहा है। लेकिन हम लोग आपस में काफी इमोशनल होकर के बात करते हैं, अरे सूफिया कुरैशी ने ऐसा काम किया, सरकार ने, मोदी जी ने इतने अच्छा सिलेक्शन किया, इसके पीछे उनकी क्या सोच रही होगी। सही बात। तो इस मकसद से तो आज हमें गर्व है अपने सरकार पे भी और महिला होने के नाते दोनों महिला अधिकारियों पर भी, और आपके मन से भी मैं उनको बहुत बहुत शाबाशी, धन्यवाद, आशीष देती हूँ कि ऐसे ही अन्य महिलाएं भी हमारे देश की सेवा के लिए तत्पर रहे और देश को सुरक्षित रहने के लिए अपने घरों से बाहर आकर के देश को सुरक्षित करें और उनके लिए लड़े। यही हमारी भारत की सभ्यता और संस्कृति है। लेकिन इसी बीच हम लोग दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता को पूजते हैं, लेकिन इसी देश में क्या होते हैं, बलात्कार, दहेज, महिला उत्पीड़न जैसी घटनाओं पे हम लोग अक्सर रूबरू होते हैं। आखिर इस समाज में दोहरा चरित्र क्यों? इसे रोकथाम करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाए जाना चाहिए? देखिए, आपने एक साथ कई मतलब प्रश्न को रखा। मतलब प्रश्न मीन्स उसको विषय कह सकते हैं कि आपने बलात्कार भी रखा, दहेज भी रखा, महिला उत्पीड़न भी रखा, लेकिन सबका मैं बहुत संक्षिप्त रूप में आपको बताना ये चाहूंगी कि इसके पीछे पूरा समाज दोषी नहीं होता है, दोषी हम हैं। दोषी हम इस मामला में है कि यदि हमारे साथ उत्पीड़न हुआ, उत्पीड़न का मतलब ही होता है कि हम महिलाओं को सताया जाना, तो हम सताए जाने की वस्तु तो नहीं है ना। मैं एक यह कप तो नहीं हूं ना कि कभी यहाँ से यहाँ उठा के रख दो, कभी वहां से वहां उठा करके रख दो। तो पहले तो हम खुद को वस्तु नहीं समझे। ठीक है कि हम पितृसत्तात्मक समाज में रह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें कोई सताते रहे और हम उसकी गिरफ्त में आकर के रोते रहे। हम महिलाएं आंसू बहाती हैं, आप देखिएगा नहीं, चूंकि मैं पढ़ती हूँ और
पढ़ाती हूँ जी। तो उसमें एक ऐसा पढ़ने के दौरान मुझे याद आ रही है कि जब हमसे आंसू निकलता है तो हमारे हृदय का एक बहुत महीन सा नस टूटता है और हम एक आंसू नहीं निकालते हैं। महिलाएं रोती रहती हैं, बहुत सारी महिलाएं रोती हैं, मैंने देखा है। हाँ। क्योंकि मैं काम भी कर रही हूँ तो उनका जो है कहीं ना कहीं हार्ट पे, हृदय पे असर होता है। तो हम ये रोएंगे क्यों? हाँ। मेरा ये सवाल है, मेरा ये जवाब है कि हम नहीं रोएंगे, हम खुद को पहचानेंगे। अब हम खुद को पहचानेंगे कैसे? उस खुद को पहचानने के लिए हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। मैं क्या हूँ, जैसे तुम हो वैसे मैं भी हूँ। तो फिर मैं खुद को क्यों कमजोर समझूंगी? इसलिए हमें कोई उत्पीड़न दे भी तो मैं अपने अधिकार के लिए घर से बाहर आऊंगी, मैं सड़कों पे आऊंगी। महिला थाना बना हुआ है, प्रशासन है, पुलिस है, मैं खुलकर जाऊंगी और वहां भी कोई समस्या आती है तो भी मैं लड़ूंगी। फिर हम लोग के जैसा संगठन है उससे मिलेंगे, हम लोग साथ देंगे, सबको एक दूसरे का साथ। दूसरा पॉइंट, आपने कई पॉइंट रखा है तो जवाब भी होना चाहिए। दहेज की बात आपने लाई, तो दहेज क्या है भाई? दहेज तो हम दे रहे हैं, हम बचपन से लेकर अपनी बेटी के लिए इकट्ठा करते हैं, खुद मन मार लेते हैं कि नहीं यहाँ पर ये नहीं, मैं नहीं करूंगी, ये अपनी बेटी के लिए रख देती है। एक वक्त आता है कि उस चीज की जरूरत हमारी बेटी को भी नहीं रहती है, क्योंकि आज हम बेटियों को पढ़ाते भी हैं। तो ये दहेज जमा नहीं करके हम उस पैसे को अच्छी से अच्छी पढ़ाई पे उनका खर्च करें। एक तो ये हो गया पढ़ाई की बात है, ये तो एक बेसिकली चीज है, सब कोई पढ़ा रहा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बेटियां आज पढ़ाई नहीं कर रही हैं। इसमें मैं बहुत एक ऑथेंटिक पॉइंट बताऊंगी और सोसाइटी को यह मैसेज दूंगी, क्योंकि मैं बहुत सारे इंटरव्यू में गई हूँ, बहुत सारे कार्यक्रम में गई हूँ, मैंने लिखा भी है इस विषय वस्तु पे, लेकिन ये कार्य रूप में नहीं होता है। मैंने लड़ाई भी लड़ी है भाषण के समय की, जब एक पुरुष बोलते हैं कि हमें दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज प्रथा का विरोध करना चाहिए, तो मैं ये कहूंगी आज कम शब्दों में कि हम अपनी बेटियों को जो अधिकार मिला हुआ है, संपत्ति में बराबर का अधिकार अधिकार है, लेकिन हम देते कहाँ है? हम तो देते नहीं है। आप अधिकार क्या दीजिए नहीं दीजिए, बेटियों को एक घर जरूर दीजिए, बेटियों को एक घर दीजिए, घर में बेटा बेटी दोनों को बराबरी का हिस्सा दीजिए। और मैं ये ऐलान करती हूँ इस मन से कि मैंने अपनी बेटी को दिया है। हाँ, सब कोई जानते हैं कि मैंने अपनी बेटी को दिया है, और आप लोगों से भी अपील करती हूँ कि नहीं, सिर्फ मुंह से मौखिक रूप से कहने की जरूरत नहीं है, आप ऑन पेपर उनको दीजिए, ताकि उस बेटी का दो घर मिले। सही बात। उत्पीड़न कहाँ होगा? उसके अंदर तो बल रहेगा कि अगर तुम मुझे उत्पीड़न दोगे, तुम मुझे कष्ट दोगे, तुम मुझे परेशान करोगे, मेरे पास घर है। लड़कियां इसलिए उत्पीड़ित होती हैं, पीड़ित रहती हैं कि वो ससुराल जाती हैं तो उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं कहाँ जाऊं। उन्हें सताया जा रहा है, दहेज के लिए हो या जो के लिए हो, उसकी खूबसूरती के लिए हो, उनका रंग ऐसा है, रंग भेद को लेकर के होता है। तुम मतलब क्या, हर छोटी छोटी चीजों के लिए उन्हें रोना पड़ता है। वो सीधे बैग उठाओ और अपने घर आ जाओ, देखो तुम्हें सम्मान के साथ फिर से बुलाया जाएगा। तो ये पॉइंट है हमारी सोसाइटी के लिए, और मैं इसकी लड़ाई मैंने लड़ी है। मेरे फैमिली वाले भी, आप सुनो, मुझे कोई परेशानी नहीं है कि मैंने आप सबों से लड़ाई लड़कर अपनी बेटी को आज घर में जगह दिया है, और उसे बेटा और बेटी दोनों को मैंने बराबरी का हक दिया है। हाँ, कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं में माता पिता का भी हाथ होते हैं कि वो बस ये देखते कि परिवार अच्छा है, चलो शादी कर देनी है ना। उनके विचारधारा को नहीं देखते, उनके संस्कार को नहीं देखते, उनके परवरिश को नहीं देखते, बस लड़का अच्छी जगह है तो शादी कर दो। तो इस कारण से भी कहीं ना कहीं बेटियां फंस जाती हैं। और हम सामाजिक रूप से भी देखते हैं कि अंतर किया जाता है कि एक तरफ हम दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा करते हैं, पूरी धूमधाम से करते हैं, लेकिन वही महिला हमारे सामने होती है तो हम उनकी इज्जत और सम्मान उस तरीके से नहीं करते, और दोयम दर्जे का हम उनके प्रति भावना रखते हैं। तो तभी ऐसी घटनाएं बढ़ रही है।
अगर हम सम्मान अगर उनका भी उसी दुर्गा का स्वरूप मानकर करे, सरस्वती और लक्ष्मी का, तो शायद ऐसी घटनाएं बहुत कम हो। हाँ, एक छूट गया बलात्कार, इस विषय में। हाँ, ये पॉइंट छूट गया। इस पे मैं ये कहूंगी कि इसकी बचाव के लिए तो जो लड़की हो या लड़का हो, देखिए लड़की लड़का से कोई बहस है नहीं। हम अपने बच्चों को एक जो सेल्फ डिफेंस, आज बलात्कार लड़कों के साथ भी तो हो रहा है, तो हम तो दोनों को डिफेंस की जानकारी देंगे ना, उन्हें जागरूक करेंगे। ठीक है, ये काम हो रहा है। कहिए कि सरकारी स्तर पे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि लड़कियों के बीच में आज उनके स्कूल में जा करके बात की जा रही है। लेकिन मैं ये मानती हूँ और ये मानती हूँ कि कहीं ना कहीं से वो कार्य रूप में प्रयोग नहीं हो पाता है। वो ऑन पेपर काम हुआ और वहां से खत्म हो जाती है। लेकिन हमें उसे अपनी लड़कियों को उनकी सुरक्षा के लिए क्यों ना उन्हें पहले तो मजबूत करें। हमारे पास में कोई आए तो मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूं, तुमको मैं मार सकूं, तुमको मैं गिरा सकूं, तुमसे मैं सुरक्षित हो सकूं। उसे डर होना चाहिए कि वो भी आज स्ट्रॉन्ग है। तो शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो बचपन से ही उन्हें उनका खान पान से लेकर के उनकी जो सुरक्षा से, जितना जो आज कराटे वगैरह भी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज है कि लड़कियां उसे सीखे। लड़कियां भी जिम जाओ, तुम क्यों नहीं जिम जाओगे? क्यों तुम्हें रोका जाएगा? आपके घर का आपका भाई जिम जा रहा है, आप क्यों नहीं? उतना ही नहीं, आप बाइक चलाओ, स्कूटी चलाओ। आपके हाथ में देखिए चाबी जैसे ही आए आपके हाथ में स्कूटी की, बाइक की, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं हूं तो हूं। आप आज हर चीज में आप कर रहे हो, लेकिन जरूरत है जिसमें हम महिलाओं का थोड़ा रोल है कि हम कैसे करके उन्हें इन चीजों में अपना साथ दे। बच्ची हैं, उनके माता पिता दोनों मिलकर के कैसे, अब तो एक या दो बच्चे ही रहते हैं, अब तो एक बच्चे पर माता पिता आ गए और उनकी भी सुरक्षा हम नहीं कर पाए, तो हम नहीं कर पाएंगे तो समाज, सोसाइटी हमारा क्या करेगा? तो हमें उनकी सुरक्षा के लिए उनको तन मन धन तीनों से स्ट्रॉन्ग बनाना। सही बात, आपने बहुत बड़ा बात कह दिया। और मैडम, जैसे पढ़ना बहुत मुश्किल भी है और ध्यान खोजता है, और उसमें आजकल के डिजिटल युग में पढ़ना लिखना बहुत लोगों का कम हो गया है। फिर भी आपने रिस्क लेते हुए आप एक नहीं कई किताबें लिखी होंगी। आप अपनी इस सभ्यता में पढ़ना लिखना जरूरी क्यों समझती हैं? अरे ये तो बहुत बेसिक सी बात है कि मतलब डिजिटल की दुनिया में, तो डिजिटल की दुनिया देखिए आज आई है जी। किताबों की दुनिया पौराणिक, मतलब ये कि पौराणिक काल से हम कहते हैं कि आज हम कहें कि वेद पढ़ना है हमें, तो डिजिटल पे जाकर के वेद सुन सकते हैं। लेकिन वेद अगर है कि वेद को, जो वेद की पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, उसमें उसके बिना वेद क्या हम जानेंगे? उसे हमें तो वैदिक काल से ही किताब हमारे बीच में है। डिजिटल दुनिया, मुझे संक्षिप्त में भी पूरे बात आपको बतानी पड़ेगी, तो बहुत बड़ा सवाल है ये। लेकिन मैं ये कहूंगी कि ये हमारी किताबें हैं, ठीक है। मैंने किताबें लिखी है, मैंने 6-7 किताबें लिखी हैं। अभी वैशाली की 36 महिलाएं, जो अभी 2-4 महिलाएं हमारी जो गार्जियन जैसी हैं, आज नहीं है इस दुनिया में, लेकिन जब मैंने लिखा था तो वो भी जीवित थी। मेरा ये मकसद था कि वो जिंदा हैं, उन्हें समर्पित करूं, मरने के बाद कोई देखने नहीं आता है। तो देखिए, आज वो डिजिटल की दुनिया में मैंने बुक को रख दिया, क्या वो देख पाती जो आज नहीं थी, उनके हाथ में किताब गई। और आज सबसे बड़ा ये मैं जवाब ये दूंगी कि ये किताब है, किताब हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, मेरा संस्कार है जी। हमारी माँ है, हमारी दादी है, हमारी नानी है, हमारी बुआ है। मैं अपनी माँ को कैसे छोड़ दूं? मैं अपनी दादी को कैसे छोड़ दूं? हाँ, ये डिजिटल दुनिया, ये तो एक एडिशनल चीज है, और ये एडिशनल चीज नहीं, ये हमारे आगे का रिसोर्स है।
हम कैसे इसको और एडवांस करके और कैसे इसको बढ़ाएं, डेवलप करें, इस दुनिया को ये चीज दिखलाता है। तो डिजिटल की दुनिया में किताबों को नहीं पढ़ना, किताब आज के समय में बच्चे हों या हमारे साहित्यिक जितने भी लोग हैं, जितने भी साहित्यकार हैं, किताबों की रचनाएं, किताबों का पब्लिकेशन बहुत जोर शोर से बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। और ये एडिशनल चीजें बहुत अच्छी है। मैं इसको डिजिटल दुनिया को निगेटिव नहीं मानती हूँ, मैं इसको बहुत पॉजिटिव मानती हूँ कि अगर हमारे पास थोड़ा सा कम समय है, अभी मैं कहीं गाड़ी में जा रही हूँ तो मैं तुरंत मोबाइल पर देखूंगी उस किताब को और उस किताब को समझ लूंगी, पढ़ लूंगी। लेकिन मैं घर आऊंगी तो उस बुक को निकाल करके उसे चिन्हित करूंगी, उसे कोट करूंगी, उसको पॉइंट्स निकालूंगी, आगे के लिए उसकी तैयारी करूंगी। तो ये किताब और डिजिटल की दुनिया में ये फर्क है कि मेरा एक कहिए कि सब्स्टिट्यूट नहीं कहेंगे, एक नए राह को प्रशस्त करने में किताबों की दुनिया में, डिजिटल दौर में ये एक नई राह, नई दिशा मिली है जो हमारे खासकर युवा वर्ग इससे प्रभावित है। तो मुझे अच्छा लगता है कि हो सकता है कि आपके पास में वक्त नहीं है, आप आजकल बहुत सारे काम में व्यस्त रहते हो, तो आप किताब को इग्नोर कर दो, अलमीरा में रखी हुई है, आप उसको ना पढ़ो। लेकिन डिजिटल की दुनिया में आकर के आप उसको पढ़ तो लोगे ना। तो ये चीज बहुत अच्छी है मेरी नजर में, कि इसकी भी जरूरत है। ये हमारे, मैंने फिर से कहा कि ये मेरी संस्कृति है और ये उस संस्कृति में निखार लाने के लिए, जैसे मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, मैंने ये साड़ी पहनी, ठीक है, मैंने ये साड़ी पहनी, लेकिन साड़ी पहनने के बाद मैंने एक बिंदी भी लगा लिया, तो एक क्या है, इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन एक थोड़ा इसको रिमूव और रिमॉडलाइज करने के लिए मैंने ये चीज दिखाया कि नहीं थोड़ा अच्छा लगे। तो हाँ, तो ये चीज यही है कि डिजिटल दुनिया में बच्चे सारे प्रवेश किए हुए, हम लोग भी सीखते हैं, हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं कि नहीं डिजिटल दुनिया में तो हमें रहना है। तो दोनों का अपना अपना सामंजस्य है और दोनों की आज दोनों चीज की जरूरत है। लेकिन फिर भी किताब है जी। उसका कंपेयर डिजिटल दुनिया में आज हम उस पर इससे उठाकर इस पर रख भी दे तो किताब का कंपेयर नहीं हो सकता है। बिना पढ़े लिखे भी महिलाएं शिक्षित हैं और एक अच्छी प्रबंधक भी है, इस बात से आप रूबरू भी है। लेकिन कुछ महिलाओं को लगता है कि हम अशिक्षित और कमजोर है, आप उनके लिए क्या कहना चाहिएगा? ये तो देखिए, ये उनके मन की जो भ्रम है कि हम अशिक्षित है। देखिए, अशिक्षित अगर माने तो हर महिलाएं शिक्षित है। सबसे प्रथम जो शिक्षा अपने बच्चों को देने वाली तो माँ ही है। माँ से बढ़ के तो दुनिया में कोई शिक्षित हो ही नहीं सकता है अपने एक बच्चे के लिए। तो उन्हें वहां पे बिल्कुल आत्मविश्वास होना चाहिए उनके अंदर कि मैं शिक्षित हूँ अपने बच्चों के लिए, मैं अपने बच्चों कि हर उस कदम में साथ देने के लिए तैयार हूँ बिना किताब को पढ़े हुए। मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे को किस वक्त क्या खाना है, क्या खिलाऊंगी, क्या क्या पहनाऊंगी, कैसे अपने बच्चे को स्वच्छ रखूंगी। जो इतनी सारी योजनाएं चल करके आज समाज को जागरूक किया जा रहा है, वह सारी जागरूकता का कदम तो माँ वर्षों से उठाते हुए आ रही हैं। तो उनका उन्होंने अपने बच्चों को किया शिक्षित, तो उसने समाज के एक नागरिक को शिक्षित किया ना। सही बात। और तो वहां से मैं ये चीज कहूंगी, कोई महिलाएं खुद को अशिक्षित नहीं समझे। वो आज अशिक्षित की बात मैं बता रही हूँ, घर में अगर वैसी महिलाएं मुझे सुने जो पढ़ी लिखी नहीं है, वो भी समझे कि जब आपको अपने चाहे जितने भी आपके पति कमा करके लाते होंगे, आप तो उसमें से ऐसे करके निकाल लेती है, थोड़ा इधर से निकाल लेती है, थोड़ा इधर से निकाल लेती है, और कितने अच्छे से हिसाब दे देती है। ये तो खत्म हो गया और आपके पति मानते हैं उस चीज को। उस समय आपका मैथमेटिक्स कितना तेज होता है। महिलाएं उस समय पूरा मैथमेटिकल
दुनिया में होती हैं कि मैं अपने पैसे को कैसे बचत करूंगी, तो देखिए वो सेविंग कैसे करती हैं, मैं अपने बच्चे को यह बचत करके कैसे आगे पढ़ाऊंगी, उसमें वहां पे वो शिक्षा का प्रदर्शन करती है। मेरा बच्चा अगर बीमार है तो मैं इसको और कुछ नहीं तो काढ़ा बना करके पिला सकती हूँ। देखिए डॉक्टर में के यहाँ जाने के पहले वो अपने बच्चे के लिए एक डॉक्टर बनी हुई है, तो अपने बच्चे के लिए हर रूप में वो तैयार रहती है। तो वो शिक्षित महिलाएं हैं। घर में तरह का प्रिपरेशन आज हम YouTube पर देख करके एक आइटम बनाना सीखते हैं, वो सारी चीजों को का बनाना जानती है। उनके दिमाग में एक चीज बना हुआ है कि हमें सुबह में इस मेनू को बनाना है, किचन में ऐसे बनाना है, शाम को ये बनाना है, कैसे इसको स्वादिष्ट बनाना है, कैसे इसे छौंक लगाना है, वो एक अच्छा सा बना करके और अपने परिवार के लोगों को देती है। वो शिक्षित है, उस कुकिंग में शिक्षित है। हर मायना में अपने घर परिवार के लिए महिलाएं शिक्षित होती हैं। उन्हें ये समझे कि मैं हूँ एजुकेटेड, मैं अशिक्षित नहीं हूँ। भले ही हम अक्षर का ज्ञान हो न हो, लेकिन हम बहुत सारे मामलों में शिक्षित हैं, तभी अपने परिवार का प्रबंधन कर पाते हैं। हाँ, मैं अर्न करके देती हूँ ना, मैं काम कर रही हूँ, मैं आपका कपड़ा वॉश कर रही हूँ, मैं आपके बच्चे का केयर कर रही हूँ, तो मैं पूरे वक्त में, पूरे दिन में, पूरे महीने में मैं कितना बचा करके देती हूँ। इस पर तो बहुत सारी फिल्में भी आई हैं, बहुत सारी किताबें आई हैं कि नहीं आप खुद को अशिक्षित ना समझो। बिल्कुल। और मैम पिछले 4 सालों से हम देख रहे हैं कि लड़कियां मैट्रिक और इंटर में बहुत बेहतरीन कर रही है और टॉपर बन रही है। मतलब उनका रिजल्ट जो है लड़कों के बनिस्पत बेहतर है। तो इसके पीछे क्या वजह मानती हैं? हाँ, ये भी बढ़िया सवाल है आपका कि लड़कियां अच्छा कर रही हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि हमारे लड़के भी अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, और एजुकेशन में, पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में कोई जो जेंडर डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, लड़के भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन लड़कियां को मैं इस मामले में बेहतर मानती हूँ कि वो कैसे लड़कियों के साथ में जितनी जिम्मेदारियां होती है उनका, वो घर में जब से मतलब कहीं की थोड़ी सी बड़ी होती हैं तो उनके अंदर में उनके माता पिता की भी थोड़ी सी जिम्मेदारी आती है। अपने भाई को दूध का गिलास पकड़ाने की भी जिम्मेदारी आती है। कोई गेस्ट आ गए तो सबसे पहले हम लड़के को नहीं बुलाते हैं घर में कि अरे अंकल आए हैं, आंटी आई है, इनको पानी दो। हम अपनी बेटियों को आवाज देते हैं कि अरे पानी लेकर के आओ। ठीक है, घर में थोड़ा बिछावन ठीक करना है तो चलो तुम ठीक कर दो। उनका भाई उठ करके चला गया, लेकिन आपको वो प्रबंधन भी देखना है। घर में आप मार्केट निकलिए तो लड़कियां स्कूटी से मुंह बांध करके सब्जी खरीदते हुए, कपड़ा खरीदते हुए, बाहर में सब काम करते हुए घर लौटकर पढ़ती हैं। और पढ़ने के बाद अगर वो अच्छा रिजल्ट लाती हैं तब तो वैसी बेटियों को सैल्यूट है। वैसी बेटियां हर चीज को मैनेज करते हुए पढ़ाई करती है, लेकिन लड़के थोड़े स्वच्छंद विचार के होते हैं। ये तो प्रकृति ने दिया है, थोड़ा कोमल और थोड़ा ऐसा बनाया है तो थोड़ा चलता है। तो उस मायने में लड़कियां लड़कों से बेहतर कर रही। और ये डिजिटल युग में कहीं लड़के डाइवर्ट तो नहीं हो रहे हैं और लड़कियां अपने ध्यान केंद्रित करके अपने पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे रही है, इस वजह से भी लड़कियां क्या सफलता पा रही हैं और लड़कों में थोड़ा सा डाइवर्सन आ गया है अपने पढ़ाई के प्रति। ये क्या, इसके बारे में आप क्या समझते हैं? हमें इस मायने को मैं सपोर्ट करती हूँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि थोड़े वो मतलब डिजिटल दुनिया में रहने की वजह से लड़कियां भी रहती हैं, लेकिन डिजिटल दुनिया में लड़कियां भी मशगूल रहती हैं। अब जितने भी रील्स वगैरह देख रहे हैं बनाने वाले, लड़कियां ही सबसे आगे रहती हैं। हाँ, ये चीज है कि लड़कियों के अंदर में यह समझ आ गई है कि नहीं, अब हमें आत्मनिर्भर होना है। उनकी जरूरत है जो आज के परिवेश में जीवन जीने के लिए और अच्छे से बेहतर जीवन जीने के लिए, जीवन तो सब कोई जी लेता है, लेकिन जीवन को बेहतर ढंग से जीने के लिए और स्मार्ट रूप में खुद को पूरे समाज के बीच, देश के बीच, परिवार के बीच साबित करने के लिए एजुकेशन हमें लेना है। और उस
ध्येय को देखते हुए, उस उद्देश्य को देखते हुए वो अंदर से सोचती हैं, थिंक करती हैं। और हाँ, और उनको मैं ये कहूंगी कि वो केवल नहीं पढ़ रही है, उनको फैमिली से भी सपोर्ट दिया जा रहा है, मिल रहा है। आज लड़कियां भी, अगर लड़के के पास में लैपटॉप है तो लड़कियों के पास में भी लैपटॉप है, वो भी लैपटॉप पे सारा काम अपना कर रही है। लड़कियों के मन में एक रहता है कि हमको अव्वल प्रदर्शन करना ही होगा, तभी हमारे माँ बाप हमको सपोर्ट करेंगे। हाँ। और जबकि बेटों में है कि अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ रहा है तो उसको चलो ठीक है ना, उसको ज्यादा हम ये नहीं करते, उसको तो पढ़ाना ही है, उसको बाहर भेजना ही है। लेकिन लड़कियों में कि अव्वल करोगी तभी हम तुमको भेजेंगे, चाहे तुमको आगे पढ़ाएंगे। ये तो फिर बात मैं उस पॉइंट पे थोड़ा बताना चाहूंगी कि हम माता पिता हैं तो हम अपने बेटे को भी देखिए, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं उनके दिमाग में शुरू से ही बात रहेगी कि नहीं, मेरी बहन है, वो भी तो मेरे चीज को लेके चली जाएगी, वो भी उसका भी है। हम अब नहीं अर्न करेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे तो मेरा इतना 2 मोबाइल है तो एक उसका एक ही मेरे पास, एक ही बचेगा, तो दूसरा खरीदने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। ये थिंकिंग जैसे ही उनके अंदर में आ जाएगी, वो भी हो जाएंगी। पहले हमारी बच्चियों में, हमारी लड़कियों को सही से वाकई में शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं किया जाता था। अब वो समझ गई कि अरे मुझे भी पढ़ना है, वो भी अपने अधिकार को जान रही है। अधिकार का रोज कुछ न कुछ कार्यक्रम के माध्यम से उनके अपने निजी अधिकार के बारे में बताया जाता है लड़कियों को, वो तो जागरूक हो गई हैं अब। लेकिन जागरूक को क्या होता है कि हम जागरूक तो हो गए हैं, लेकिन जागरूक होने के बावजूद भी अगर हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तो शायद हम दुनिया में परचम नहीं लहराएंगे। और वो भी आज डिजिटल दुनिया में देखती हैं, उन्होंने देखा कि किस तरह से आज 2 सैन्य अधिकारियों ने पूरे देश दुनिया पे अपना परचम लहरा दिया। क्या उनका प्रभाव उनके पर नहीं पड़ा होगा? बिल्कुल पड़ा होगा। तो ये चीज है कि डिजिटल की दुनिया से उनके ऊपर में एक बहुत सकारात्मक चीजें उनके दिल पे जाती हैं और तब लड़कियां उस ओर जाने के लिए कोशिश करती हैं और कामयाबी भी हासिल कर रही हैं। जरूर। इस रील्स की दुनिया में आधुनिक माता पिता अपनी बच्ची को अश्लील गाने पे, फुहड़ता परोसने पे पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है, लाइक व्यूज के चक्कर में उसके भविष्य से खेल रही है। क्या यह उचित है? ये तो बिल्कुल उचित नहीं है, ये एकदम अनुचित है। एक मैं ये कहूँ तो आज बच्चे, अगर वहां से बच्चे को आज रील्स में आप डांस करवा रहे हो, मैंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची वो बहुत अच्छा डांस करी कि आज की रात मजा, हाँ क्या है, आंखों से लीजिए। वो छोटी सी बच्ची है, वो 6-7 साल की है, बहुत अच्छा कर रही है। उनके मम्मी पापा सब खुश हैं, मम्मी बना रही, मम्मी ने ही बनाया, फेसबुक पे डाला। लेकिन वो मेरे परिचित थे, मैंने तुरंत फोन किया कि अरे तुम इसको बंद करो, क्योंकि वो मेरी बच्ची भी मेरी स्टूडेंट रही थी। मैंने तुरंत डांट लगाई कि ये क्या है, इसको बंद किया जाए। और बिल्कुल वो चीज गलत है, हम क्यों गलत चीज को परोसेंगे समाज के और दुनिया गलत कर रहा है, मैं क्यों उसको उस चीज को मैं क्यों लूंगी, और लूंगी ही नहीं, मैं दूसरे को रोकूंगी भी। यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग देख लिए, गॉसिप भी कर ली कि अरे ऐसा 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 डाल दिया। आपने क्या कोशिश करी उस समाज के अंदर में? अगर कोई ऐसी चीजें आई तो क्या आपने कोशिश किया उसको रोकने के लिए? नहीं किया तो आप उस गॉसिप के भी अधिकारी नहीं हो, आप नहीं कर सकते हो। जब आपने कुछ किया ही नहीं उस चीज के लिए, तो आप तो दूसरे का भी समय बर्बाद करोगे ना कि अरे देखो ना वो लड़की ऐसे ऐसे रील्स डाली है, अरे देखो ना कैसा कैसा रील्स डाली है। या तो आप ब्लॉक करो, या तो आप उसको मैसेज के माध्यम से मना करो, या तो आप मैसेज समाज में मैसेज दो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को मैं थैंक्स करूंगी कि बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि कम से कम इस मैसेज से मैं सबको बताना चाहूंगी कि बच्चों में आपको डांस सिखलाना है, आप क्लासिकल नृत्य सिखलाओ ना, उन्हें भरतनाट्यम सिखलाओ, उन्हें कथक सिखलाओ, उन्हें बढ़िया बढ़िया शास्त्रीय संगीत बतलाओ, और देखो कि बच्चे भजन बतलाओ,
बतलाओ। तो उसको बतलाने के उसके दिल में ऐसा संस्कार दो कि वो बचपन से ही उस चीज को समझे, सीखे, जाने, और जितना भी इस तरह की चीजें हैं उस पर हम रोक लगाए, घर से रोक लगाए, हम अपनी बेटियों को रोक लगाए। मैं टीचर हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को रोक लगाती हूँ और आगे भी लगाऊंगी, परिणाम जो होगा सो देखा जाएगा। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैडम, आज के इस आधुनिक युग में महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी खतरे बढ़ गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो मातृ मृत्यु दर या प्रसव के दौरान जो परेशानियां या अन्य कई बीमारियां उनको घेर लेती है, तो उसके सुधार की क्या जरूरत महसूस होती है? क्या ऐसा किया जाए जो उनके स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सके? हाँ, ये भी चीज मैंने खुद देखा है, क्योंकि मेरा भी गांव जो है सो गांव में है, मेरा ससुराल। तो मैं वहाँ देखती क्या थी कि महिलाएं सबके लिए खाना वाना बना रही हैं, और वो फर्स्ट में जो ब्रेकफास्ट कल्चर ही नहीं जानती, वो जानती नहीं कि मुझे भी ब्रेकफास्ट करना है। महिला है तो लेट से करेंगे, नहा वहा के सबको पति को खिला पिला करके, बाल बच्चे को खिला पिला करके, और तब हम जब खाना हो उसमें सारे उसको क्या बोलते हैं, सारे बच जाए, कीटाणु हो जाए उसके अंदर में, ठंडा खाना हो जाए, फिर हम उस चीज को ले रहे हैं। तो एक ये कल्चर उनके अंदर डेवलप नहीं है। तो सबसे पहले क्या होता है कि खान पान हम कैसे दुरुस्त रखेंगे, कैसे हम अपना सुबह का ब्रेकफास्ट लेंगे, लंच डिनर का क्या वक्त होना चाहिए, इसकी जानकारी नहीं है। तो हमें कौन देगा? ये तो हमें खुद में सोचना चाहिए ना, खुद में सोचना पड़ेगा कि नहीं, हम वक्त है, मेरा समय 9 बजे ब्रेकफास्ट का है, तो हम करेंगे, मैं सब काम छोड़ दूंगी, लेकिन मैं पहले ब्रेकफास्ट करूंगी। क्योंकि कहते हैं ना कि माँ स्वस्थ रहेगी तभी वो अपने बच्चे को स्वस्थ रख सकती है। भावना ये है कि मैं पूजा कर लूंगी, तब जाके सब नहा धोआ के सब साफ सफाई करके तब खाएंगे निश्चिंत होकर। तो ये सब मैं थोड़ा सा इसको कहूंगी, अवेयरनेस की भी जरूरत है। थोड़ी विश्वास, पूजा पाठ करिए, नहीं कीजिए खा के कीजिए, या आप सुबह में नहा लिया कीजिए अगर आपके मन के अंदर। आप सरकार को उसी समय में आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, तो आप एक अपने ऊपर में नहीं समझते हुए आप सबके लिए समर्पित होकर के आप मर जा रही हैं, आपको कोई बीमारी हो जा रही है, आपको उस गंदगी से परेशानी हो रही है, फिर भी आप उसको झेल रहे हो। तो एक ये चीज, और दूसरी चीज ये भी है कि हमें उसके लिए भी उन्हें जागरूक करना पड़ेगा। जी। और मातृ मृत्यु दर भी बढ़ जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में, और प्रसव जटिलताएं वहाँ ज्यादा आती हैं, क्योंकि वो डॉक्टर और अच्छे इलाज में न जाकर वहाँ की जो दाई है उसके हेल्प से वो मतलब सहायता ले। हाँ, ये चीज तो बहुत मतलब सरप्राइज है कि आज के समय में भी महिलाओं की मृत्यु दर मतलब कम तो हुआ है, ऐसा नहीं है कि बढ़ी है, वो नहीं है, बढ़ा नहीं है, कम हुआ है। लेकिन क्यों कम भी क्यों? बिल्कुल नगण्य क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर जगह अस्पताल है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, तो उसका सहायता लेना चाहिए। देखिए, उन्हें तो जागरूक करना पड़ेगा, जागरूक किया जाता है, ऐसी बात नहीं है कि सरकार ने इस चीज के लिए जागरूकता के कदम नहीं उठाए हैं। बहुत जागरूक सरकार के तरफ से उन्हें किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं से मैं ये कहूंगी कि वैसी महिलाओं के, कुछ ऐसी महिलाओं के मन की भी बदमाशी होती है कि वो खुद के जीवन को जीवन नहीं समझती है, लेकिन वो मन की बदमाशी इसलिए है कि उनके दिमाग में वो चीजें बचपन से डाली हुई है, उनका जो पितृ सत्तात्मकता में कि तुम्हारा वैल्यू यही है। तो सबसे पहले उन्हें वैल्यू समझाना पड़ेगा कि आप सफाई से नहीं रहोगे, आप समय पे भोजन नहीं करोगे, वो तो सब आपके बहुत तरह का कहिए कि कैंसराइज्ड गांव में देखिए तो ज्यादा वहां से होकर के आ रहा है। तो हर कुछ डिपेंड करता है आपकी सोच, आपकी जागरूकता, और सबसे पहले खान पान, समय से खान पान लेना, समय से डॉक्टर के आ जाना। उन्हें सर दर्द करता है, सर दर्द किया तो एक गांव के ही किसी से एक मेडिसिन खा लिए, काम करना शुरू कर दिए। उन्हें ये नहीं पता है कि सर दर्द
कल को लेकर हमारा ब्रेन हेमरेज करवा दे, ब्रेन हेमरेज वो नहीं जानती है कि क्या होगा। जी। पेट दर्द किया तो कल को क्यों अल्सर का रूप लेगा वो नहीं जानती हैं। कहीं कुछ नहीं। आज भी मैं देखती हूँ कि क्या भाई पेट दर्द कर रहा है, क्या है, स्टोन है, तो क्या कर रहे हो, तो वो भगत जी के यहाँ गए थे और उन्होंने ये चीज दिया तो इससे ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जैसे कहिए कि संगठनों को, महिला के संगठनों को, लेकिन महिला संगठन से उत्तरदायित्व तो प्रशासनिक अधिकारियों को ही जाता है कि वो लोग कैसे करके काम कितना जागरूक करवाते हैं, और रिपोर्ट केवल कागज पे नहीं देते। नहीं होना चाहिए। अभी तो मैं देख रही हूँ कि जिला जिला प्रशासन की ओर से कितना अच्छा महिला संवाद चलाया जा रहा है। हाँ। और गांव-गांव में जाकर, तो मैं जिला प्रशासन को भी, मैं यहाँ के जिला पदाधिकारी सर को भी सैल्यूट करती हूँ कि उनके माध्यम से इस सोच को, जो आपका सवाल है, उस सोच को उन्होंने बिल्कुल पूरा कार्यान्वित कर दिया है। और गांव-गांव की महिलाएं बहुत बहुत अच्छे सवाल पूछ रही हैं, उनका उन्हें जवाब दिया जा रहा है, त्वरित कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, जागरूकता की ओर तो पहल बढ़ा दी गई है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि उन्हें जागरूक नहीं किया जा रहा है, कदम उठाया नहीं जा रहा है, लेकिन इस कदम को उठाए रखने में कंटिन्यूअसली बने ये काम होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज जो जिला पदाधिकारी महोदय हमारे बीच है, उन्होंने करवाया, कल उसको उस फाइल को बंद कर दिया जाए, तो फिर वो चीज तो खत्म हो जाएगी। वो बार बार उसको बताना चाहिए और बार बार उसको पहल करनी चाहिए। और ये है कि कुछ प्राइवेट संगठनों को भी उसमें शामिल करना चाहिए, ताकि ये चीज रहे कि केवल हम ऑन पेपर काम करके नहीं आ सकते हैं। कुछ वैसे संगठनों को भी शामिल करें, कुछ महिला रिप्रेजेंटेटिव को शामिल उसमें करें, हर वर्ग से महिलाओं को लेकर। ये चीज मैं कहूंगी कि हर वर्ग से महिलाओं को चुन करके, और तब जाकर के गांव में अगर उनके माध्यम से काम करवाया जाता है, तब एक सही जागरूक का जो होता है ना कि फल मिलना, काम तो कर रहे हैं लेकिन उसका फल प्राप्ति कितनी हो रही है, तो वो जमीनी स्तर पे वो चीजें लागू करना चाहिए। मेरे ख्याल से मैं ऐसा मानती हूँ कि होना चाहिए। और मैडम, आपने कई क्षेत्रों पर बात की और कई बिंदुओं पर हम लोग चर्चा की, चाहे वो महिलाओं के उत्थान की बात हो, बच्चियों की शिक्षा की बात हो, आप उनके स्वास्थ्य के बारे में बात की, आपने किताबों के बारे में बात की, एक ऐसी जानकारियां दी जो कि बहुत लोगों को प्रेरित करेगी और महिलाओं को आकर्षित करेगी। आपकी बातें सुनकर वो बहुत कुछ सीख भी रही होंगी कि कितना सबल बनना चाहिए महिलाओं को। तो आप यहाँ आई, इतनी अच्छी बातें हम लोगों के साथ की और अपनी बातों को रखी, बहुत अच्छा लगा। और आप इस नवगुरु टॉक शो में आई, आपको कैसा लगा? मैं तो ये सोचती हूँ कि हमारे शहर में आपके माध्यम से यह टॉक शो चलाया जा रहा है, यह शहर के हर नागरिक को, हर जो लोग समझदार लोग हैं, उनको समझ करके हर लोगों को दिखाना चाहिए, समझाना चाहिए, और तरह तरह का जो मैसेज उनके लिए दिया जा रहा है उन्हें बताना चाहिए। और मैं दिल से ये बिल्कुल आप लोगों को साधुवाद भी दे रही हूँ कि हम महिलाएं भी इसमें पूर्णतः मानसिक सहयोग के लिए खड़े रहेंगे। जिस वक्त भी आपको लगे कि हमारी आवश्यकता है, तो हम लोग इस टॉक शो को, आपके लिए नहीं, इस टॉक शो को आगे बढ़ाने के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, आप क्या कर रहे हो? आप तो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो। जी बिल्कुल। तो आप सोसाइटी के लिए, सोसाइटी में अपना योगदान देने की हम सभी की बराबर की भूमिका होनी चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि नवगुरु टॉक शो आपका है, ये है हमारा। और हम सबको मिलकर के, पूरे समाज के लोग को मिल करके ये बताना चाहिए कि आज घर घर जाकर के आप नहीं बता सकते हैं, लेकिन इस टॉक शो के माध्यम से ये घर घर पहुंच सकता है। सारे लोग बातें होनी चाहिए।
चाहिए, जी, जी। एक बढ़िया मैसेज जाना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में भी लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए। जी। तो ये दोनों पहलू से बहुत बढ़िया है कि आप मेरे बारे में भी समझ रहे हो, जान रहे हो, मैं आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से अपनी सारी बातों को, अपने सारे मैसेज को, अपनी सारी ज्ञान को, हर चीजों को लोगों के बीच में वितरित कर रही हूँ इस मंच के माध्यम से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोगों ने मुझे इस मंच पे बुलाया, और आपकी शुभकामना के लिए मैं बहुत बहुत ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि आप लोग ये मंच हमारा कामयाबी की शिखर तक पहुंचे। आपका प्यार आशीर्वाद हमें मिल रहा है, हमें जरूर कामयाबी मिलेगी, मुझे ऐसा विश्वास है। जी। और हम अभी संखा स्टूडियो में बैठे हैं, हाजीपुर के एक आधुनिक स्टूडियो, जो कि आज की जरूरत को देखते हुए इसे बनाया गया है। और यहाँ टेक्निकली सभी लोग एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? मैं तो ये कहूँगी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं और कहते हैं कि अकेला चना बाहर नहीं फूटता, सब कुछ मतलब सब लोग एक समेत रूप में मिलते हैं तभी काम होता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे टेक्नीशियन वगैरह आपके साथ में सहयोग आपका कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने ही इस मुहावरे को इस रूप में सार्थक करूंगी कि अकेला चना भले ही बाहर नहीं फूटता, लेकिन एक चना से कई चना जरूर अंकुरित हो जाता है। तो कोई आप लोग अकेले इसमें आए और कई लोगों को इसमें शामिल किए, और ऐसे ही बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते रहे, मैं यही चाहूंगी। और ये टॉक शो के माध्यम से हर कोई हर तरह से जागृत हो, सीखे, समझे और खुद को संभाले। और हम खुद को संभालेंगे, हर व्यक्ति खुद को संभालेगा, समाज का डेवलपमेंट होना कहीं से भी नामुमकिन नहीं। बहुत अच्छा लगा मैम कि आप हमारे शो पे आए, बहुत यूजफुल मैसेज आपने महिलाओं को दिया, महिलाओं के साथ साथ समाज को दिया, और हम पुरुष को भी सीखना चाहिए, जरूरत को समझना चाहिए। और इसी के साथ हम आज का ये एपिसोड समाप्त करते हैं। दर्शकों को कहेंगे आप लाइक करें, शेयर करें, और आप देखते रहें नवगुरु टॉक शो।